नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाती है। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे जीएस 4 का, उसमें देखोगे कि लगभग 120 नंबर के केस स्टडीज आती हैं। ठीक है, 250 नंबर के पेपर में आपको, सॉरी, 200 नंबर पेपर में आपको केस स्टडी दिखती हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरह सॉल्व किया जाए। लोग तो थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि भाई एथिक्स क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, लेकिन उसको किस तरह से केस स्टडी के दौरान उसको सॉल्व किया जाए, किस तरह यूज़ किया जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केस स्टडी को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक स्टेप्स चलते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो जो केस स्टडी होगी, ये कहने को एक केस स्टडी होगी, बट इसमें जो फॉर्मेट होगा, जो तरीका होगा, वो आप किसी भी केस स्टडी के अंदर मोर और लेस इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे बहुत सारी केस स्टडीज होती हैं, लेकिन एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई, मुझे लिखना क्या है, अपने आंसर को मैंने परस्यू कैसे करना है, क्या करना है, तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, शुरू करने से पहले दोस्तों, एक ऑनलाइन कोर्स हम यूपी पीसीएस 2021 का प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ये तो ये कोर्स बहुत आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें प्री प्लस मेंस का कोर्स चलेगा आपको। इसमें वीडियोस, पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से सब कुछ कराया जाएगा। और इसकी जो फीस है वो आपको एक ही बार पैकेट 2,999 फीस है। और आप 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है पर्सनल रिलेशन वर्सेस एथिकल वैल्यूज। ठीक है, आपके जो संबंध होंगे पर्सनल लेवल पे, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे चाहे दोस्तों के साथ हो, सोसाइटी के अंदर हो, उनका जो टकराव जब वैल्यूज के साथ होता है, एथिकल वैल्यूज के साथ होता है, क्या सही क्या गलत है, तो एक केस स्टडी बनता है इसके अंदर। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कवर करने की कोशिश की है। मैं वैसे ये पीडीएफ जो है ना, ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ले सकते हैं। इसमें कोई ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ले सकते हैं इसके अंदर। केस पढ़ते हैं। पवन एमबीए कर रहा है, पीछे कर रहा है। और देखिए, इसमें थोड़ा सा क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो थोड़ा सा कहीं ना गलती आ जाएंगी, तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा। क्योंकि लिखा ही इंग्लिश में आता है, बाद में हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी गलतियाँ दिख जाएंगी, तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। पवन जो है वो एमबीए कर रहा है, और एक निजी छात्रावास यानी कि एक हॉस्टल के अंदर वो आपके साथ एक कमरे में रहता है। ठीक है, कमरे में पवन जो कि एमबीए कर रहा है और आप हैं, दोनों इस कमरे में रहते हैं। और शैक्षिक ऋण और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि होने के कारण उसे अपना कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी की सख्त जरूरत है। मतलब जो पवन है वो बहुत गरीब है, उसने लोन वगैरह भी लिया हुआ है, और वो चाहता है जिस तरह भी उसका एमबीए कंप्लीट होगा, उसके बाद वो नौकरी करना चाहेगा, उसे बहुत ज़रूरत है इसकी। अपने अंतिम 2 सेमेस्टरों में वह गंभीर बीमारी के कारण अच्छे ग्रेड नहीं ला सका। अब जो ग्रेड थे, जो नंबर्स थे, वो उतने अच्छे नहीं आ पाए क्योंकि पवन जो बीमार हो गया था। वर्तमान सेमेस्टर में उन्हें प्लेसमेंट के लिए एक मिनिमम नंबर पूरा करने के लिए किसी भी कीमत में अच्छे नंबर चाहिए। अब उस कॉलेज में क्या होगा कि एक मिनिमम नंबर क्राइटेरिया चाहिए होगा। अब चूंकि पवन ने 2 सेमेस्टर्स में खराब कर दिया था बीमारी के कारण, अब इस सेमेस्टर में उसे किसी भी हालत में वो नंबर चाहिए, अन्यथा उसको वो एमबीए कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो नौकरी नहीं कर पाएगा, और जो लोन चल रहा है उस पर बहुत दिक्कत आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के कुछ दिन पहले वो आपके पास आता है और पैसे मांगता है। वह तनावग्रस्त और घबराया हुआ है। वह आपको परीक्षा पास करने के लिए सेमेस्टर के पेपर खरीदने की अपनी योजना के बारे में बताता है। अब पवन जो कि बहुत घबराया हुआ है क्योंकि उसकी तैयारी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो चाहता है किसी भी तरह से जो पेपर हैं उसको लीक करा के पेपर परचेज कर लिए जाएँ, जिससे कि उसके बाद नंबर अच्छे आ जाएँ। और वो आपको उसके खराब स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थितियाँ और उसके शिक्षा ऋण के संदर्भ में देकर उसी के लिए ऑफ़र करता है, और कहता है कि भैया, मुझे तुम पैसे दे दो, मुझे आपका पैसा चाहिए जिससे मैं पेपर खरीद सकूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब ये तो हो गई केस स्टडी। अब ऐसी स्थिति में क्या उसे पैसे उधार देने चाहिए? यहाँ देखिए केस बन रहा है। सवाल क्या पूछा गया है? पहला, आपके सामने आने वाली नैतिक दुविधा को पहचानें। जो नैतिक दुविधा, इंग्लिश में क्या होगा? आइडेंटिफाई द मॉरल डायलेमा फेस्ड बाय यू। मॉरल डायलेमा, डायलेमा मतलब ऐसी परिस्थिति जहां पर दो हितों का टकराव होता है। दो हित, केस स्टडीज वगैरह में हित जो होंगे, चाहे पर्सनल हित वर्सेस प्राइवेट हित, ठीक है, या सामाजिक हित वर्सेस पर्सनल हित, ठीक है, तो अलग अलग तरह के हित है। डायलेमा, बहुत तरह के डायलेमास होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अलग अलग केस स्टडीज में आएंगे, हमेशा जो केस स्टडी बनती है वो डायलेमा के ऊपर बनती है कि दो हितों का टकराव हो रहा है, अब आपको चुनना कि आपको इस तरफ जाना है कि आपको उस तरफ जाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपके सामने आने वाले नैतिक दुविधा को पहचानिए और एक दोस्त के रूप में आपकी भूमिका और कर्तव्यों का विश्लेषण करें। यानी कि एक दोस्त के रूप में आपकी क्या रोल है, क्या भूमिका आपकी है, और कैसे आप उस ड्यूटीज को क्या कर सकते हो, उसका एक विश्लेषण करना है। और अपने कार्रवाई को पाठ्यक्रम का भी सुझाव दें, और दें कि मतलब आप क्या सुझाव देते हैं, आप सजेस्ट योर कोर्स ऑफ एक्शन।
मतलब पहले तो आपको बताना है कि डायलेमा क्या है, और दूसरा ये बताना है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है एज अ फ्रेंड, और आप क्या करोगे। ये उसको इस कोर्स ऑफ एक्शन बताना है कि आपको क्या 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 आप स्टेप्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए इसमें तो देखिए सवाल पूछ लिया जाता है कि भैया आपके डायलेमा क्या है, लेकिन इन केस आपको सवाल केस स्टडी दी जाती है, वहाँ ये नहीं बताया जाता है या नहीं कहा जाता है कि डायलेमा क्या है, तो भी आपको शुरुआत जो है वो एक स्टेप बना लीजिएगा, करनी है। दो चीज़ें करनी है। पहला, आपको जो कहते हैं ना, हम लोग जब छोटे थे, जब 10th-11th में थे, तो आप देखोगे पहले मैथ सॉल्व करते थे। तो मैथ्स में क्या होता था, पहले लिखा था गिवन, फिर टू प्रूव, एक फॉर्मेट, उसके बाद हम लोग प्रूव करते थे चीज़ों को लेकर, लास्ट में हेंस प्रूव्ड, एक फॉर्मेट बना होता था ना। गिवन क्या है कि मतलब क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन की है वो लिखा, क्या प्रूफ करना है वो लिखा, और उसके बाद हम लोग आंसर लिखने की कोशिश करते थे। कुछ ना कुछ इस तरह ही फॉर्मेट यहाँ पर है। पहला, आपको लिखना है गिवन। गिवन में क्या लिखा है कि क्या क्या दे रखी है। अब पहला चीज़ है कि आपको दो चीज़ें इसमें दे रखी है। पहला दे रखा है कि एक्टर इन्वॉल्व, कौन कौन से एक्टर्स हैं, अभी इसके अंदर दिखाई देगा, इसके अंदर मैं नीचे लिखा हुआ है, या स्टेक होल्डर कह सकते हैं, यानी कौन कौन अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको हर हर उसमें लिखना है कि क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसमें कौन कौन स्टेक होल्डर हैं या एक्टर्स, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, जो जो इस केस स्टडी में आती है, तो इसमें कौन से हैं, पवन है। ठीक है, आप खुद हो, मतलब कि लास्ट में लिखा स्व पवन का रूपमेट है, उसका पवन का परिवार है, और कॉलेज स्टाफ है, यानी कि जो कॉलेज में के लोग जो एग्जाम दे रहे हैं। तो 3-4 लोग इसके अंदर आ रहे हैं, फैकल्टी है, समिति कमेटीज हैं। ठीक है, ये आ गए। अच्छा, तो ये तो हो गया जो स्टेक होल्डर्स हैं या एक्टर। तो आपको भी किसी भी केस स्टडीज के अंदर ये करना है कि जो लोग दिए गए हैं उनको आप लिख लेना है, जो जो 4-5 लोग होते हैं वो लिखना। अच्छा, उसके बाद देखना है कि एक मिनट, हाँ, इसमें नहीं, इसमें तो अभी करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ और करनी होती है। आपने एक्टर इन्वॉल्व बाद में लिखना है डायलेमा इन्वॉल्व, कौन कौन से डायलेमा है। अब जैसे यहाँ पर डायलेमा क्या है कि प्राइवेट रिलेशनशिप वर्सेस इथिकल वैल्यूज। ठीक है, ये एक डायलेमा है। तो कौन कौन सी चीज़ों हितों का टकराव हो रहा है। एक तरफ तो आपका दोस्त है, दूसरी तरफ आपके जो नैतिक विचार हैं। तो अलग अलग खूब सारे 25-30 डायलेमास होते हैं। मैं इस वीडियो बना दूंगा आपको, आप धीरे धीरे करके बना दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो अलग इसमें देखिए कि जो आपका संबंध है, एक तरफ दोस्ती है और दूसरी तरफ आपके वैल्यूज है, तो इनके बीच आपको डायलेमा चुनना है। तो ये आप लिख दीजिएगा अपने आंसर के अंदर, शुरुआत में कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि चीज़ें आपको इजी समझ में आती है और जल्दी आप उसको कर पाते हो उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, तो पहला स्टेप आपने गिवन और गिवन जो जो गिवन था कर लिया, स्टेक होल्डर्स और डायलेमा इन्वॉल्व कर दिया इसके अंदर। लेकिन इस सवाल के अंदर तो पूछा ही गया है, हाँ, क्या पूछा गया है, दिए गए मामले में किसी व्यक्ति की जीवन, या सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, किसी दिए गए मामले में किसी व्यक्ति के जीवन की कठिन परिस्थितियों को सही साधनों से चिपके रहने की क्षमता का परीक्षण करता है। कि ये कहता है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई हमें कैसी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो 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 नैतिक चीजें हैं, जो सही चीजें हैं, उससे हम कितना ज्यादा कितने ज़्यादा उसके लिए स्टैंड कर सकते हैं। हमें लाइफ में कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि जो हम कर रहे हैं, जो हम मानते हैं कि हमें कहते हैं कि भाई सच बोलना सही है, लेकिन हमारे सच से किसी को बहुत हर्ट हो जाता है। क्या सच बोलना चाहिए? ठीक है, हम कहते हैं कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप भूखे मर रहे हैं, आपके बिल्कुल पैसे बिल्कुल नहीं है, तो क्या चोरी करना तब सही है? आपके वैल्यूज़ का, आपके कैरेक्टर का टेस्ट तभी होगा जब आप बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हो, आप एक्सट्रीम उस पे। ये एग्ज़ाम में यही है कि अगर आप एक्सट्रीम में पहुँच जाते हो, तो भी क्या आप अपनी वैल्यूज़ को, अपने सिद्धांतों को आप उसी तरह से मानते हो जिस तरह से आप नॉर्मल टाइम पे मानते हो? ये समझने की कोशिश करना है। तो क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़ता हूँ। द गिवन केस टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू स्टिक टू द राइट मीन्स इवन इन डिफिकल्ट circumstances in life. One need to balance his role as a true friend by making Pawan realize his mistake and simultaneously helping him in other way. क्या लिखा है? एक तरफ तो हमें बैलेंस करना है कि अपने दोस्त को हम उसकी हेल्प कर सकें, और दूसरी तरफ हम ये कर सकें कि उसको रियलाइज़ हो सके यार जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। यही तो बोला मॉरल डायलेमा बोलते हैं ना कि वो क्या-क्या नैतिक दुविधाएँ होंगी, तो दुविधा ये है। एक तरफ तो हमें ये भी समझाना है कि भैया तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, और दूसरी तरफ हमें ये बताना है कि भाई मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि एक आदमी बहुत मुश्किल में है और उसको तब ज्ञान दे रहे हो, तो यार वो ज्ञान ठीक है, वो उसमें लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर हम ज्ञान के साथ-साथ उसकी हेल्प भी करेंगे तो शायद उस पे ज़्यादा असर पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है? जैसे यहाँ पे आ गया, ये हमें इसको मैं कवर कर दिया, इसमें बना दिया। फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स क्या है इसके अंदर? पवन्स वीक इकोनॉमिक कंडीशन, बिल्कुल फैक्ट बहुत, ये भी जब गिवन लिखा है। ठीक है, उसके बैड हेल्थ है, कमजोर रहता है। ठीक है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर क्या है? गुड ग्रेड्स
उसको लाने हैं क्योंकि उसको प्लेसमेंट में बैठना है तो, और उसको मनी के लिए उसने मनी मांगी है, लोन मांगा है। तो ये तो उसे फैक्ट दिया है। दूसरा स्टेक होल्डर क्या इन्वॉल्व है, पवन है, उसकी फैमिली है, कॉलेज स्टाफ है, और आप खुद हैं। और वैल्यू, अच्छा इसमें कौन कौन से वैल्यूज इन्वॉल्व हैं? वैल्यू इन्वॉल्व है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयर, करेज एंड फॉर्टिट्यूड, यानी नैतिक धार्मिकता है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ आती हैं कि एक तरफ इंटीग्रिटी टेस्ट होगी आपकी, ऑनेस्टी टेस्ट होगी आपकी, फेयर टेस्ट होगा आपका, करेज टेस्ट होगा और फॉर्टिट्यूड आपका टेस्ट होगा। तो ये आपने इस तरह से कुछ लिख देना। ये गिवन वाला है, अभी मैं सिर्फ गिवन फोकस कर रहा हूँ, अभी आंसर पे नहीं जा रहे हैं आपको, गिवन पे कि क्या है, क्योंकि गिवन भी लिख देंगे ना आप तो आपको नंबर मिल जाएंगे, काफ़ी कुछ नंबर मिल जाएंगे। तो जो जो चीज़ दी है, क्या इसके अंदर इसमें डायलिमास हैं, तो ये सब आप लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अब आती है मॉरल डायलिमास फेज, नैतिक दुविधाएं कौन कौन सी हैं। इसमें तो पूछा ही गया है, लेकिन अगर इसमें नहीं पूछा जाएगा तो कम से छोटा करके तो लिख ही दीजिएगा इसके अंदर। पहले है मीन्स वर्सेस एंड, मीन्स वर्सेस एंड है इसके अंदर। एक तरफ तो जो अंतिम हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, और एक तरफ है साध, आपका जो माध्यम होगा, किस माध्यम से, माध्यम वर्सेस जो लक्ष्य है, माध्यम वर्सेस लक्ष्य, यानी कि मीन वर्सेस एंड की क्या हुआ, टेकिंग इन करेक्ट मीन्स ऑफ गिविंग पवन द मनी टू बाय द सेमेस्टर पेपर टू अटेन एंड ऑफ गेटिंग गुड ग्रेड्स विच वुड अलाउ हिम टू सिट फॉर द प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप गलत रास्ता, गलत माध्यम, फिर पवन को अच्छे ग्रेड पाने के लिए सेमेस्टर को प्रश्न खरीदने के लिए पैसे देने का गलत रास्ता निकालना, जिससे वह प्लेसमेंट के लिए बैठ सके। तो ये एक दुविधा दिखा रहा है कि अंतिम सत्य तो है कि चाहे वो प्लेसमेंट बैठना है, कोई नौकरी करना है, क्योंकि फैमिली की हालत बहुत खराब है, ये तो हो गया एंड। लेकिन रास्ता कौन सा है कि उसे पेपर खरीद रहा है वो। तो यहाँ पर दुविधा है कि हम रास्ते की तरफ जाएं कि हम माध्यम की तरफ जाएं, हम माध्यम की तरफ जाएं या हम अंतिम जो हमारा लक्ष्य उस तरफ जाएं। तो ये एक दुविधा है। हम अभी दुविधा की बात कर रहे हैं, हम कुछ और बात नहीं कर रहे हैं, हम दुविधा की बात कर रहे हैं कि हम माध्यम देखें कि हम लक्ष्य देखें। लक्ष्य तो है, सही है कि भाई फैमिली बहुत गरीब है, पैसे की जरूरत पड़ रही है, और अगर नौकरी नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत है, शायद पढ़ाई भी कंटिन्यू कर ना पाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये दुविधा है। दूसरी दुविधा, ठीक है, दूसरी दुविधा क्या है कि सोशल ऑब्लिगेशन वर्सेज मॉरल राइटनेसनेस क्या है। एक सोशल, एक तो सामाजिक दबाव है, समाज के जो नियम कहते हैं वो सोशल ऑब्लिगेशन वर्सेस मॉरल राइटनेस है, मतलब कि क्या सही है, किसी के दोस्त को उसकी जरूरत का समर्थन करना या उसे पैसे ना देकर विवेक का पालन करना। कि भाई एक तरफ तो सामाजिक कर्तव्य है कि भाई आप समाज में रह रहे हैं तो आपके दोस्त भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, तो उनकी हेल्प करना या पैसा ना देकर उन्हें सही बात बताना जिससे कि वो सही रास्ते पर रह सके, और ऐसा विवेकपूर्ण फैसला करना, तो ये फर्क है, ठीक है। तो पहले में क्या था, मीन वर्सेस एंड था, वो दुविधा थी। दूसरी क्या थी कि सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक रूप से जो ऑब्लिगेशन, जो आपको दबाव पड़ता है, उसकी तरफ देखें कि जो सचमुच सही है, पैसा ना देखें, अपने विवेक का फैसला करना, वो उस पर देखें। दोनों तो ये अभी दुविधाएं चल रही हैं, आपको सिर्फ पॉइंट लिखने की कौन कौन सी दुविधाएं हैं, ठीक है। फिर आता है कि रोल्स ऑफ ड्यूटीज, पूछा गया है कि भाई एक दोस्त के रूप में भूमिका और कर्तव्य क्या रहेंगे और आप क्या करोगे। तो ये आपने पहले इस पर दुविधा कर ली। दूसरे में आ गए हम कि रोल और ड्यूटी। तो पहला पॉइंट हमने कवर किया, पहले पार्ट में सवाल ये पूछा गया था कौन कौन सी दुविधाएं होंगी। तो यहाँ पर दुविधाएं हैं मॉरल वर्सेस एंड और सोशल ऑब्लिगेशन वर्सेस आपका मॉरल राइटेडनेस। तो इसमें एक प्राइवेट रिलेशनशिप वर्सेस एथिकल वैल्यूज, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, दो शब्द थोड़ा दाएं बाएं जा सकते हैं, लेकिन चीज़ें मतलब ये होनी चाहिए कि कौन कौन सी दुविधाएं फेस कर रहा है वो, ठीक है। अब आ गया जो पार्ट भी पूछा गया था कि भाई एक दोस्त के रूप में आपका कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपका रोल क्या है, और तीसरा रहेगा कि आप जो काम करोगे वो क्या क्या कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो भाई एक दोस्त के रूप में जो भूमिका है उसमें हम पहले लाइन है, एक ट्रू फ्रेंड इज वन हु शोज द राइट पाथ। एक सच्चा दोस्त कौन सा, तो जो सही रास्ता दिखाता है। ही इज वन हु नॉट ओनली टेल्स व्हाट इज, रादर व्हाट ऑट टू बी, हैंस हिज ट्रू फ्रेंड फिलोसफर्स एंड गाइड फॉर लाइफ। कहता है कि भाई जो दोस्त है ना वो सही रास्ता बताता है, वो ये नहीं कहता है कि क्या है, बाकी वो कहता है क्या होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये नहीं कि ठीक है तुम पैसे से पेपर खरीद लो और नंबर ला के उसमें दो, वो तो चलो ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि आप सही रास्ते के माध्यम से सफल हो जाओ। अगर आप एक सच्चा दोस्त है तो आपको कभी भी गलत रास्ते भटकने नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है कि जो गलत रास्ता अभी चुन रहे हो वो अभी तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, लेकिन फ्यूचर में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी कर दे आपको। तो एक सच्चा दोस्त वही होगा जो आपका हितकार होगा, जो चाहेगा कि आप भविष्य में भी सफल हो जाओ, ठीक है। तो एक चीज़ यही है।
फिर क्या है, वह सबसे कठिन समय में भावनात्मक समर्थन, सहानुभूति, विश्वास और आपके सहयोग को दर्शाता है। क्या बोलेगा, ही शोज द इमोशनल सपोर्ट, वो आपको इमोशनल सपोर्ट करेगा, साथ में रहेगा, आपकी बातें सुनेगा, ठीक है। एम्पैथी रखेगा, एम्पैथी मतलब है कि जो आप जिस परिस्थिति में आप झेल रहे हो, जो दुख झेल रहे हो, उसको महसूस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ट्रस्ट रखेगा और म्यूचुअल को ऑप्शन रखेगा कि भाई सहयोग में जो भी आपको दिक्कतें आ रही तो उसमें उसके लिए हेल्प करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक दोस्त के रूप में एक तरफ तो वो सही रास्ता बताएगा और दूसरी तरफ आपको इमोशनल सपोर्ट देगा, एम्पैथी, ट्रस्ट और म्यूचुअल कोऑपरेशन करेगा, ठीक है। ही एनकरेज द मोटिव other and imbibe confidence to them so that he the hidden talent and capabilities can be revived। वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा, आपको बातें सुन ली उसने, उसके बाद वो संदीप महेश्वरी की कहानी सुना के आपको जो कहानियाँ किस्से होते हैं वो सुना के मोटिवेट करेगा और आपके अंदर की जो आग है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वो जो स्पीकर्स होते हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि वो आपको एक अच्छी कहानी सुनाते हैं और आपके अंदर जो हिडन टैलेंट होता है उसको बोलते हैं नहीं आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पानी में चल सकते हो, आसमान में उड़ सकते हो। तो इस तरह की बातें करके आपके अंदर हिडन टैलेंट जो होता है वो निकालने की कोशिश करेगा। एक दोस्त का मतलब एक तरह सपोर्ट किया, सही गलत रास्ते पे जाने से रोका और उसके बाद आपको मोटिवेट किया जिससे कि आप अपनी क्षमता पहचानो और आप बेहतर काम करो। क्योंकि जरूरी नहीं कि पवन को अभी लग रहा है कि उसकी परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है जिससे कि उसकी पैसे की समस्या थोड़े समय के लिए सॉल्व हो जाए और जब तक वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर ले और उसके बाद तो उसको नौकरी करनी ही है उसको, या ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे कि वो अपनी नौकरी और अपनी पढ़ाई दोनों साथ में कर सके। तो कभी कभी होता है ना कि हम लोग तो बहुत परेशान होते हैं, हमें रास्ते ही नहीं पता होते हैं। तो एक दोस्त का काम ये होता है कि वो अपने सही रास्ते पे रखे वो, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट आएगा कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। हमने नैतिक दुविधा देख ली, हमने ये देख लिया कि दुविधाएं क्या है, हमने देख लिया कि दोस्त का रोल क्या है, ड्यूटीज क्या है, और तीसरा पॉइंट है कि भाई आप करोगे क्या। चलो आपने बहुत बातें बता दी, आपने गिवन और टू प्रूफ वाला सब कर दिया, लेकिन अब आप करोगे क्या, आपका क्या एक्शन होना चाहिए। देखिए यही काम हर आपको केस स्टडी में करना है, दुविधा और ये सब तो आपको लिखना ही, साथ में आपके कोर्स ऑफ एक्शन लिखने के तरीके होते हैं, ठीक है। आपको आपको पहला जो स्टेप होगा, मतलब पहला काम क्या कर सकते हो। देखिए अभी क्या करना है, आपके क्या क्या ऑप्शन हैं। दो तीन ऑप्शन हमेशा हर केस स्टडी में होते हैं कि आप दो तीन ऑप्शन लिखने कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो आप ये लिखना है, फिर जो आप करोगे उसके प्लस और माइनस क्या पॉइंट्स होंगे, ठीक है। हर जो आप जैसे आपने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ तो उसका प्लस क्या है, उसका माइनस क्या है। फिर मैंने कहा कि नहीं अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ तो उसका प्लस क्या है, उसका माइनस क्या है। और उसके बाद जो सच लास्ट में कंक्लूजन होगा उसमें आप लिखोगे भैया मेरे पास इतने रास्ते हैं बट मैं ये करूंगा जिसके नेगेटिव बहुत कम है और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इस फैसले के साथ में जाऊंगा मैं। तो पहले तो आपको बताना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूंगा, ये करूंगा। तो पहले क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, पहले करेंगे नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग पवन्स कंडीशन। पहले तो आप समझने की कोशिश करेंगे, पहला तो स्टेप ये होगा कि हम समझेंगे, सुनेंगे उसके केस को और उसके जो पैसे है उसको हम दे देंगे, ठीक है। हम जो इसकी कंडीशन समझ के उसको पैसे दे देंगे। पहला केस तो यही है कि हम दे देंगे। अब इसके मेरिट क्या है, भाई मेरिट तो ये है कि जो उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सॉरी, जो जो उसकी जो मौजूदा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी पवन की इसकी, ठीक है। ठीक है, पहला तो ये डी जो कोर्स ऑफ एक्शन है इसका डी मेरिट में आएगा कि पैसा देना में नेगेटिव नेगेटिव जाता है इसके अंदर, उसको कर रहे हैं। ठीक, इट विल गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू लाई एंड क्या है मोल्ड फैक्ट्स। मतलब क्या है, जब आप पैसे दे देंगे तो हो सकता है कि जो पवन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन इसका नुकसान ये है कि फिर अगर आप मान लो नहीं देते होते हो तो वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि अब पवन जो है आपको पैसे के लिए आपको जो कहा तो है बट वो पैसे जो है वो नहीं मांग के भी आपको इसकी जो गलती है आपको सुधार कर दोगे उसके अंदर, ठीक है। फिर क्या करोगे, आप पैसे नहीं दोगे, आप डिनाइंग मनी टू परचेज पेपर एंड मोटिवेटिंग हिम टू स्टडी हार्डर। आपने पहले पहले किस में क्या क्या पैसे दे दोगे, फायदा क्या है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी शुरू में, ठीक है। लेकिन हो सकता है भविष्य में वो दिक्कत कर जाए, उसको आदत पड़ जाए। देखिए कहने का मतलब ये थोड़ा सा मैं समझाने में हो गया कि पहले केस में आप कहोगे मैं पैसे दे दूंगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। आपने उसने पैसे मांगे पेपर खरीदने के, आपने पेपर पैसे दे दिए, उसकी सिचुएशन समझा कि भाई से बहुत जरूरत है, अभी के हेल्प कर देता, उसको पैसा दिया, लेकिन तुरंत ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बट फ्यूचर में बहुत दिक्कत कर जाएगा और वो शायद वो बड़ी दिक्कत है, वो उसका किसी फ्यूचर खराब इतना बहुत भाई ठीक है, भले वो MBA 1 साल ना करके 2 साल में कर ले, लेकिन जिंदगी भर में उसे अगर नाकामी और या निकम्मेपन की आदत पड़ जाएगी, चोरी की आदत पड़ जाएगी, तो फिर वो कभी सफल नहीं हो पाएगा, तो वो बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि हम पैसा मना कर देंगे, नहीं देंगे पैसा, जाओ ना। और कहेंगे कि भाई तुम मोटिवेट करेंगे कि भाई पढ़ाई करो। तो ये क्या है कि वो जो इसके फायदे क्या है, जब इसका मना कर देंगे तो इस क्या होगा कि
उसके अंदर से पहला तो इसका नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि ही मे फ्लंक इन द एग्जाम एंड मैनी नॉट मे नॉट गेट ए गुड जॉब। मतलब कि होगा कि अगर आपने पैसे देने से मना कर दिया और जब पवन वो फेल हो गया या पेपर नहीं दे पाया, तो क्या है, उसे जॉब नहीं मिलेगी। तो ये दिक्कत है भाई, क्योंकि उसे पैसे की बहुत जरूरत है, ठीक है। ही मे नॉट बी बेटर इन रिप्लेसमेंट, ये तो खैर छोड़ दिया, लेकिन कर देते हैं कि आपने पैसा नहीं दिया तो हो सकता है वो एग्जाम ना दे पाए, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर पैसे अब नहीं देंगे तो फायदा क्या है कि उसका जो डर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो गलत चोरी कर रहा है तो हमेशा डर बना रहेगा, तो उसके अंदर वो डर खत्म हो जाएगा। और आपने कहा इसके पढ़ने के लिए बोला है कि भाई पढ़ो, ठीक है, तो वो उसको थोड़ा सा हमेशा मोटिवेट करेगा चीज़ों को लेकर कि आपने हेल्प किया। ये बात क्या बोल रही थी, पैसा देने मना करेंगे और हेल्प करेंगे, तब ये है कि भले ही वो पेपर में हो सकता है पेपर में वो पेपर ना दे पाए, वो एग्जाम में अच्छे नंबर ना ला पाए, लेकिन वो तत्कालीन है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पे वो चीज़ें फायदा करेंगे। उसका जो डर है असफल हो जाने का वो दूर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। हेल्पिंग हिम इन स्टडीज बाई मेकिंग अवेलेबल रिक्वायर्ड नोट्स बुक्स एंड एक्स्ट्रा। इसमें क्या है कि जो आपने एक तो पैसा मना किया, दूसरी बात है कहा कि आपने उसको पैसे की हेल्प की, किताबें ला के दिया, और उसके इससे क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, वो अपने ज़्यादा भरोसा रखेगा, और जो उसके अंदर जो प्रेशर है वो रिमूव होगा। आपने फैकल्टी से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं, तो ये सब आप करेगा। तो पहले तो आप पैसे देंगे जो शॉर्ट टर्म पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको नुकसान करेगा, उसको करेगा। फिर आप कहेंगे पैसे नहीं देंगे, तो पैसे देने में शॉर्ट टर्म पे आपको नुकसान करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो बहुत फायदा करेगा। और फिर आप क्या करेंगे कि आप उसकी हेल्प करेंगे नोट्स वगैरह में, जिससे कि वो शॉर्ट टर्म पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और लॉन्ग टर्म में जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसे लॉन्ग टर्म में उसको बहुत हेल्प मिल सके। तो ये 2-3 आपके कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, ठीक है। फिर क्या जैसे मैं बताया टेकिंग हेल्प फ्रॉम फैकल्टी प्लेसमेंट कमिटीज जा जाके, जिससे कि वो उन कमिटीज से हेल्प कर सके और चीज़ों को अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। मतलब कि आपने एक्स्ट्रा मेहनत करने को कहा और उसके लिए अपने टीचर्स से बात की, वो टीचर्स ने उनको पढ़ाया और बाद में जाके पवन उस नंबर में उस चीज़ को क्रैक कर पाया, ठीक है। तो ये पूछ रहेंगे। अब आता है कि कंक्लूजन क्या है। तो ये कंक्लूजन क्या है कि जैसे गांधी जी ने सुझाव दिया कि हमारे पास साधनों पर नियंत्रण होता है, पर लेकिन अंत पे नहीं, कि भाई हम जो मीन्स पे तो हम कर सकते हैं कि भाई ठीक है हम क्या कौन सा रास्ता अपनाएं, लेकिन उसका अंत क्या होगा, हम जो उसका अंत है, उसका जो लक्ष्य है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि क्या होगा, हम जिस रास्ते अपनाएंगे और वो रास्ते हमें अंत तक ले जाते हैं, ठीक है। तो हम तो और जब हम रास्ता अपनाते हैं, उन्होंने अपनी बात हिंद स्वराज में लिखी है कि ठीक है भाई, आप सोचते हो कि भाई रास्ता अपनाएंगे और उससे हम सही हो जाए, गलत रास्ता अपनाएंगे सही नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी तरह से बबूल का अगर बीज बोने पर आपको वो गुलाब के फूल नहीं देंगे। वो बबूल का बीज बबूल होता है, मतलब कि आपको जो रास्ता गलत चुनोगे तो उसका गलत अंजाम होगा। तो बबूल का जो पेड़ है, जो बीज फल है, वो उगेंगे। अगर आप बबूल के बीज उगा होगा तो बबूल के पेड़ उगेंगे, वो गुलाब के फूल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए। इसलिए पवन में उत्तीर्ण होने के लिए धोखा ना देकर पवन के सही साधनों का पालन करना चाहिए। भाई पवन को भी सही साधनों का करना चाहिए कि ठीक है, गलत रास्ता अपनाएंगे, शुरुआत में गलत कर देगा तो बाद में भी वो गलत करता रहेगा, उसके अंदर वो चीज़ मान्यता बैठ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कोई केवल गलत साधनों को पालन करने करके अल्पकालिक लाभ ही उम्मीद कर सकता है, लेकिन लंबे समय में वह हमेशा एक धार्मिक आदर्श आचरण और सत्य है जो एक सबल जीवन को जन्म देता है। ठीक है, कभी कभी आप छोटे लेवल पे पास हो जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे एक जो उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म पे आपका जो राइटनेस होती है, आपका जो कंडक्ट होता है, आपकी जो ट्रूथ होती है, वही आपको आगे ले जाती है। फिर क्या है, इसलिए पवन को हमेशा करने के लिए अपनाया जाना चाहिए, हमें करना चाहिए कि उत्कृष्ट जीवन का एक तरीका है। आगे मैं अपने लंबे परिवार अपने करियर में हमेशा एक नैतिक नैतिक आचरण होगा जो सफलता की दिशा में आगे बढ़ने नहीं देगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक तरह से पवन को भी गाइड करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, और उसको बोलना चाहिए कि भाई जो छोटे मोटे काम करके, गलत काम करके तुम सफल हो सकते हो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में आपको जो सही कंडक्ट है, सही आपका स्वभाव है, सही एथिक्स हैं, वही आपको सफल करेंगे। उसमें बात ये चीज़ें गलत हो जाएंगी इसमें। ऐसे नहीं कि आप गलत रास्ता अपना के सही नहीं हो सकते, गलत रास्ता अपना के गलत ही जाओगे। कि गांधी जी ने कहा है कि भैया जब बीज गलत बबूल का उगाया तो गुलाब कैसे उगेगा फिर आपका, ठीक है। तो ये पूरा केस स्टडी हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बताता हूँ आपको कि देखिए जब भी केस स्टडी सॉल्व करेंगे आप, पहला काम क्या करेंगे, पहला आप उसमें जो गिवन्स हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आप लिखेंगे, इन एक्टर इन्वॉल्व। दूसरा क्या है, डायलेमा लिखेंगे आप। इसमें तो डायलेमा पूछा गया था, लेकिन अगर नहीं पूछा गया था तो आप डायलेमा जरूर लिखिए। ये आपको लिखना ही लिखना है केस स्टडी में, द गिवन और टू प्रूफ में ये करना है कि गिवन में स्टेक होल्डर और डायलेमा क्या क्या दिए वो लिखना है। और उसके बाद क्या, उसके बाद आपको डायलेमा आएगा, उसके बाद डायलेमा जो है वो कौन कौन से हैं, उसके बाद आप अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आप लेकर चलेंगे, क्या क्या करेंगे, तो वो आप करना पड़ेगा। कि आप पहले
ये छोटा काम मतलब ऐसा काम करेंगे जिसमें नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। फिर 1 स्टेप, 2 स्टेप, फिर लास्ट में आप जो मेन स्टेप होगा, जिसको आप फ़ॉलो करना चाहेंगे, तो वो आप करेंगे। तो ये पूरा इस तरह से कोर्स आपको लेके चलना है। लास्ट में कंक्लूज़न कर दीजिएगा कि गांधी जी वाला कोट को लगा दीजिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल जाए इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।